Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 16th of March. सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन सा न्यूज को डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट 13 रिवर्स जिनको रिसेंटली रिवाइव करने के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। कौन कौन से रिवर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है और ये प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करेगा इसको हम समझेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट इस्लामोफोबिया। नाउ इस इस्लामोफोबिया को दूर करने के लिए रिसेंटली पाकिस्तान ने यूएन जनरल असेंबली के अंदर एक मोशन को पास किया है जिसको रिसेंटली अडॉप्ट भी कर लिया गया है। नाउ इस चीज के ऊपर इंडिया का स्टेटमेंट क्या है और ये क्या है एग्जैक्टली इस्लामोफोबिया, इसके बारे में हम समझेंगे प्रॉपर्ली। थर्ड विल टॉक अबाउट एनजीओ जिसका नाम है सिप्री। नाउ सिप्री ने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला है जो कि जो इंटरनेशनल लेवल पे आर्म्स के ट्रांसफर यानी कि वेपन्स के ट्रांसफर के बारे में बात करता है। नाउ एग्जैक्टली कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं जो कि लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द आर्म है और सिमिलरली कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर्स हैं ऑफ द आर्म्स यानी कि वेपन्स वगैरह के, उसके बारे में हम बात करेंगे। फोर्थ विल टॉक अबाउट डिजिटल वाटर डेटा बैंक जो कि रिसेंटली कर्नाटक के अंदर स्टार्ट किया गया है। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट तेलंगाना के अंदर एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है और किस तरीके से काम करता है इसको हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द 13 रिवर्स जिनको यहाँ पर रिवाइव करने के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। नाउ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया है जहां पर टोटल 13 रिवर्स को रिजुविनेट करना है यानी कि फिर से इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। कौन कौन से 13 रिवर्स हैं मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह होगा कि कौन कौन से रिवर्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हिमालयन रिवर कौन कौन से हैं। देखिए, जो आप इंडस सिस्टम को आप देखते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडस रिवर को छोड़ दीजिए, ठीक है, बिकॉज इंडस रिवर एक ऐसा रिवर है जो जिसके पास पेरिनियल फ्लो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसको फिर से रिवाइव करने की जरूरत नहीं है, तो इंडस को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। इंडस के अलावा वी हैव झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज यानी कि इंडस के जो पांचों ही ट्रिब्यूटरीज हैं, पांचों इसके अंदर इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। now अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया तो इंडस के अलावा यहाँ पर गंगा जो रिवर सिस्टम है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जैसे नंबर इंडस और जो गंगस है दोनों ही इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा जितने भी मेजर रिवर्स है हिमालयन रिवर्स उन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम डेक्कन रिवर्स को देखें वी हैव नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। ये टॉप 5 रिवर्स है जो कि साउथ इंडिया के अंदर फ्लो करती हैं और वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स है, मतलब ये पांचों ही लार्जेस्ट रिवर्स है साउथ इंडिया की। इन पांचों को ही फिर से एक बार रिवाइव करने के लिए कोशिश की जा रही है। सिमिलरली एक इनलैंड रिवर को यहाँ पे चूज किया गया है दैट इज लूनी। नाउ लूनी रिवर इट फ्लोज एंटायरली इन राजस्थान के अंदर फ्लो करता है और इसका एक बहुत ही मेजॉरिटी पार्ट जो है वो मतलब अभी पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से छुप चुका है, यानी कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि लूनी का जो एग्जैक्ट स्ट्रीम जो पहले हुआ करता था वो भी कहां गया है। तो इसी के कारण हमें ये मालूम चला है कि लूनी रिवर जो है अपने आप को काफी ज्यादा यहाँ पर ट्राई कर चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए इसको फिर से रिवाइव करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर लूनी को भी मतलब इसके अंदर इंक्लूड किया गया। नाउ हिमालयन रिवर्स, डेक्कन रिवर्स और जो इनलैंड रिवर यानी कि लूनी है, तीनों को यहाँ पे इंक्लूड करके ऑलमोस्ट हमारे पूरे इंडिया का 57% जो यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया है उसको ये 13 रिवर्स ही यहाँ पर कहीं ना कहीं ड्रेन करते हैं, इसलिए इन सबको रिवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इन सारे रिवर्स को हम पहले मैप में देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज इंडस, लेकिन इंडस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर मतलब इंक्लूडेड नहीं है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। इंडस के अलावा वी हैव झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये पांचों ही रिवर्स इस चीज के अंदर इंक्लूडेड है। नाउ आपने देखा होगा यूपीएससी के अंदर लगातार इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं दैट यू हैव टू अरेंज दीज थिंग्स इन एक टाइप का नॉर्थ साउथ ऑर्डर के अंदर आपको अरेंज करना होता है। जस्ट रिमेंबर इंडस जो है सबसे वेस्टर्न साइड में प्रेजेंट है, उसके बाद वी हैव झेलम, देन कम्स चेनाब, देन कम्स रावी, ठीक है, चेनाब के बाद हमेशा रावी आता है, देन कम्स उसके बाद देखिए, अब देखिए अगर आपको डाउट होगा ना तो हमेशा ब्यास और सतलज के बीच में होगा एग्जैक्टली लास्ट रिवर कौन सा है। देखिए अगर हिमाचल प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो वहां पे सतलज आती है, ब्यास जो है सिर्फ पंजाब मतलब जो पंजाब है उस पर्टिकुलर एरिया तक जाती है और स्पेशली हरियाणा से होते हुए ब्यास यहाँ पर फिनिश हो जाती है। द पॉइंट इज ब्यास इज बिफोर सतलज, आपको बस ये चीज ध्यान रखना है। तो अगर आपको इसका ऑर्डर याद रखना है तो आपको याद रखना है इंडस, देन झेलम, देन चेनाब, देन रावी, देन ब्यास एंड देन सतलज, ठीक है, आपको ध्यान रखना है चीज। ब्यास जो है सतलज से पहले आता है। ऑलराइट, तो ये आप समझ गए इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। जस्ट रिमेंबर कि इंडस इसका पार्ट नहीं है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। सिमिलरली जो हम मेजर रिवर्स नॉर्दर्न इंडिया के अंदर देखते हैं वी हैव गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, राइट, बट गंगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वी हैव यमुना एंड वी हैव ब्रह्मपुत्र, ये दोनों रिवर इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सम साउथ के रिवर्स, देखिए नर्मदा, देन वी हैव जो महानदी है, देन वी हैव गोदावरी, देन वी हैव कृष्णा, देन वी हैव कावेरी। जो टॉप 5 रिवर्स है जो कि साउथ के सबसे लार्जेस्ट रिवर्स हैं, उन पांचों को इस चीज के अंदर इंक्लूड किया गया है बिकॉज हम जानते हैं जितने भी साउथ के रिवर्स हैं वो सब पेरेनियल नहीं है, मतलब उनके पास साल भर पानी मतलब पानी जो है नहीं रहता है। और ये जितने भी रिवर्स है साउथ के रिवर्स, ये सब के सब कहीं ना कहीं रेन वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने वाटर के फ्लो के मतलब फ्लो के लिए। तो इसलिए इन सब रिवर्स का जो वाटर फ्लो है उसको इंक्रीज करने के लिए भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो एक रिवर जो इंक्लूड किया गया है दैट इज लूनी रिवर, जो कि राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है और ये एंटायरली सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर ही मूव करता है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब देखिए लूनी रिवर जो है एक्चुअली ये अरेबियन सी तक जाती तो है, बट वो कहां से एग्जैक्टली ओरिजिनेट होती है हमें पता नहीं है। बिकॉज देखिए
देखिए हमें अभी का ओरिजिनेशन पता है, बट माना जाता है कि हो सकता है कि एंशिएंट टाइम्स में लूनी रिवर ही यहाँ पर सरस्वती रिवर हुआ कर सकती है। देखिए ऐसा माना जाता है, दिस इज नॉट 100% प्रूव्ड, बट ऐसा माना जाता है कि जो हम जिस गंगा यमुना और सरस्वती की बात करते हैं वो सरस्वती जो है अभी लूनी बन के रह गई है। तो एग्जैक्टली क्या सच में इसका इतना मतलब फ्लो हुआ करता था? अगर फ्लो हुआ करता था तो वो फ्लो क्यों सूख गया? इसी फ्लो को फिर से एक बार रिवाइव कराने के लिए इस पर्टिकुलर रिवर को भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। तो ये हमने देखा टोटल 13 रिवर्स जिसको रिवाइव करने की बात की जा रही है। नाउ इसका मेन एम क्या है? इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया उसका मेन गोल क्या है? पहला गोल ये है कि हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है इन सारे के सारे रिवर्स का और रिवर के आसपास के जितना भी लैंडस्केप्स है उन सबका। मतलब कि हमें कुछ इस तरीके से उनको रिवाइव कराना है कि वो आज भी हमारे काम आए और कल को यानी कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी चीज काम आना चाहिए। सेकंड चीज, अगर देखिए अगर हम रिवर्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाते हैं तो हम अपने इकोलॉजी का जो हमारा इकोलॉजी है आसपास का जो हमारा एनवायरमेंट है उसको हम रिस्टोर कर पाएंगे और सिमिलरली उस इकोलॉजी के अंदर जितने भी बायोडाइवर्सिटी वगैरह रहता है उसको भी हम कंजर्व कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल की प्लांट की स्पीसीज जो कि लगातार एक्सटिंक्ट हो रही है, जो एंडेंजर्ड हो रही है, उस चीज को भी हम यहां पर बचा सकते हैं अगर हम अपने रिवर को यहां पर बचा पाए तो। थर्ड चीज, अगर देखिए अगर रिवर्स बचेंगे तो रिवर्स के अंदर फिशरीज होती हैं, जो रिवर्स होते हैं उसके आसपास में प्लांटेशन होता है, रिवर के वाटर से आप एग्रीकल्चर होता है। इसका मतलब क्या है? अगर आप एक रिवर को बचाते हैं तो आप बहुत सारे लोगों का जो लाइवलीहुड है उसको बचाएंगे। मतलब बहुत लोगों का जो रोजगार है कहीं ना कहीं रिवर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए रिवर्स को बचाना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड फाइनली एक मतलब देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज नॉलेज मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि रिवर्स को किस तरीके से मतलब बचाया जाए, किस तरीके से कंजर्व किया जाए, उसके कुछ बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। अब हर एक अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते हैं, तो वो ट्रेडिशनल मेथड जो है जो विलेजेस वगैरह होते हैं उनको मालूम होते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स वगैरह है उनके नॉलेज को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, उनके नॉलेज को एक जगह स्टोर करने के लिए एक डेटा सेंटर बनाया जाए ताकि किस पर्टिकुलर रिवर को साफ करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ये सब चीजों का हमारे पास एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए ताकि डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स के अंदर हम उन सब चीजों को यूज कर सके। Now, there is a body called as Indian Council of Forestry Research and Education। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर काम करता है। Now, इस पर्टिकुलर जो ये बॉडी है इसने क्या किया, एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है इन 13 रिवर्स का। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को मतलब इस पर्टिकुलर जितने भी रिपोर्ट है इसके अंदर ये बोला गया है कि जितने भी रिवर्स है उसको किस तरीके से हम कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं और अगले 5 साल के अंदर सारे के सारे रिवर्स को यहाँ पर रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए समझिए, सबसे बड़ा जो स्टेप इसके लिए लिया जा रहा है वो ये है कि हर एक रिवर के आसपास में राइपेरियन फॉरेस्ट बनाया जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत सारे न्यू ट्रीज वगैरह मतलब प्लांट करने होंगे रिवर्स के आसपास में। एक चीज समझिए, अगर रिवर्स के आसपास में ट्रीज होंगे तो उससे फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा, देखिए जहां पर ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज अपने आसपास के जो सॉइल होता है उसको बहुत ही टाइटली स्ट्रांगली पकड़ लेता है। उसके कारण क्या होता है, जो रिवर का वाटर होगा ना उस पर्टिकुलर डैम को ब्रेक करके मतलब उस पर्टिकुलर वाटर के बैरियर को ब्रेक करके बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके कारण जितना भी फ्लड है, जितना भी वाटर लॉस है, ये सब नहीं होगा। उसके कारण क्या होगा, जितना भी हमारा जो मतलब रिवर वाटर है वो सब रिवर के अंदर ही रहेगा। सिमिलरली अगर हम फॉरेस्ट को यहाँ पर लगाते हैं उससे हमारा एक और फायदा होगा। पहला फायदा तो हमने देखा कि रिवर का वाटर जो है वो बाहर मतलब निकल नहीं पाएगा, और एक और फायदा यह है कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है ओवरऑल वो भी हमारा ऑलमोस्ट 7,000 स्क्वायर किलोमीटर तक इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या है, जो भी हमारे 13 रिवर्स हैं जिसके बारे में हमने भी बात की, हर एक 13 रिवर के आसपास में अगर हमने बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह लगाए, बहुत सारे हमने ट्रीज वगैरह प्लांट किए, तो ऑटोमेटिकली हमारा मोर देन 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का ट्री का जो एरिया है वो हमारे कंट्री के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी फॉरेस्ट हैं वो सब कहीं ना कहीं एक नेचुरल बफर और बायोफिल्टर की तरह काम करेंगे। बिकॉज देखिए जितने भी रिवर्स वगैरह होते हैं ना वो सारे के सारे पॉल्यूशन को अपने जो मतलब रिवर के जो भी बेसिकली ट्रीज के रूट्स होते हैं ना वो सारे के सारे पॉल्यूशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर रिवर के मतलब रिवर पहुंचने से पहले किसी वाटर के अंदर जितना भी पॉल्यूशन है उसको अगर एक ट्री के रूट से अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको मिनरल्स की तरह यूज करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो रिवर साफ हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए वो रिवर जो है वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट कर देगा और वो अपने आप को साफ रखना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम एक साथ में दो काम कर सकते हैं। पहला काम क्या है? पहला काम है हम रिवर को बचा सकते हैं यहाँ पर, और सेकंड काम यह है कि हम फॉरेस्ट का जो हमारा एरिया है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप फॉरेस्ट के एरिया की मतलब को इंक्रीज करने की बात करेंगे, देखिए जैसे जैसे फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं हमारा कार्बन सिंक भी इंक्रीज होगा। कार्बन सिंक आपको याद है, जो फॉरेस्ट या फिर जो ट्रीज होती है उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि वो लोग कार्बन को यहाँ पर कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करते हैं। अब कार्बन को अगर एब्जॉर्ब करते हैं, उनके रूट्स होते हैं जो उनकी बेसिकली लीव्स होते हैं, उनके जो ब्रांचेस होते हैं, जो उनके स्टेम्स होते हैं ट्रीज के, वो सब के सब अपने अपने बॉडी के अंदर कार्बन को स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हम जानते हैं कि हमारा CO2 का लेवल जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। अगर हम किसी तरीके से नंबर ऑफ फॉरेस्ट को या फिर नंबर ऑफ ट्रीज को इंक्रीज कर सके और वो ट्रीज जो है लगातार अगर CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दे, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक CO2 है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो चीज फिर हमें ग्लोबल वार्मिंग का जो हार्श इंपैक्ट है उससे हमें बचा सकते हैं। अब एक चीज समझिए, अगर हम एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट को लगाते हैं, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक न्यू प्लांट है, ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज एक न्यू प्लांट है और एक ऐसा ट्री है जो कि काफी दिनों से यहाँ पर ग्रो कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा बेटर कार्बन सिंक की तरह कौन काम करेगा? ऑलवेज रिमेंबर, जो एक ऐसा ट्री जो कि काफी दिनों से लगा हुआ है ना, दैट इज ऑलवेज अ बेटर कार्बन सिंक एज कंपेयर टू एक न्यू ट्री से।
आपको याद होगा, आई गेस लास्ट मंथ हमने इस बारे में बात की थी कि साइंटिस्ट को यह मालूम चला है कि एक ऐसा ट्री जो कि एटलीस्ट 5 से 10 साल से अगर एक पर्टिकुलर जगह पे लगा हुआ है तो वो एक न्यू प्लांट्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा कार्बन को स्टोर कर सकता है। इसी चीज के लिए अगर हम आसपास के अपने जितने भी रिवर्स वगैरह है उसके आसपास में अगर हम राइपेरियन फॉरेस्ट वगैरह लगाते हैं, यानी कि बहुत सारे ट्रीज वगैरह लगाते हैं, तो कुछ सालों के अंदर देखिए ऐसा नहीं है कि अचानक से वो सब कुछ चेंजेस लगाना स्टार्ट कर देगा, बट अगले 10 सालों के अंदर वो ऑलमोस्ट 50 मिलियन टन तक कार्बन को सिक्वेस्टर कर सकता है, मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर तक। और अगर हम उसी चीज को 20 साल छोड़ दें, मतलब देखिए अगर हम 10 साल छोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 50 मिलियन टन का जो कार्बन है वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली अगर हम 20 साल तक इन ट्रीज को यहाँ पर प्रॉपर्ली कंजर्व करके रहने दे तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से ऑलमोस्ट 74 मिलियन टन ऑफ CO2 जो है उसको रिलीज कर सकता है, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है एक्चुअली। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक CO2 प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, जब भी हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं देयर इज ऑलवेज अ वर्ड यूज, इसका मतलब होता है जो मतलब द वर्ड इज CO2 इक्विवेलेंट। देखिए जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उन सबको कहीं ना कहीं CO2 इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मतलब CO2 पहली बात तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और आसपास में और वो सारे के सारे गैसेस जो कि कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करते हैं उन सबको CO2 इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। ऑलराइट, तो ये सब चीजें आप बेसिकली समझिए। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें थोड़ा सा, तो इंडिया ने यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लेज किया हुआ है कि 2030 से पहले इंडिया को ऑलमोस्ट 2.5 से लेकर के 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक बनाना है। इसका मतलब क्या है, इतना फॉरेस्ट लगाना है कि ऑलमोस्ट 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन जो है उतना कार्बन स्टोर कर पाए हमारा फॉरेस्ट। और सिमिलरली 2015 में इंडिया ने एक बॉन्ड चैलेंज को साइन किया था। व्हाट इज दिस बॉन्ड चैलेंज? बॉन्ड चैलेंज का सीधा सा मतलब ये होता है कि वो सारा का सारा लैंड जो कि डिग्रेड हो चुका है, जस्ट रिमेंबर, ठीक है, डिग्रेड हो गया मतलब कि बंजर जमीन, सिंपल वर्ड में, ठीक है, बंजर मतलब जहां पर कोई उपजाई नहीं हो सकती, जहां पे कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, उन सारे के सारे डिग्रेडेड लैंड को एक बार फिर से हमें मतलब वापस कल्टीवेशन के अंदर लेकर आना है। इसका मतलब क्या है, हमें फिर से बंजर जमीन को वापस कल्टीवेशन के अंदर लेकर आना है, उसके ऊपर फिर से हमें खेती करनी है, उसके बाद हमें फिर से कहीं ना कहीं ट्रीज वगैरह उगाने हैं। इसी चीज को बोलते हैं बॉन्ड चैलेंज। बॉन्ड बेसिकली 2015 के अंदर साइन हुआ था और उसके अंदर हमने ये प्लेज किया था, इंडिया ने ये बेसिकली प्लेज किया था कि 2030 होते होते हम ऑलमोस्ट 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को वापस रिस्टोर कर लेंगे। Now, just remember, this thing and this thing they are totally different. ये दोनों सेम नहीं है। और फिर से देखिए, कार्बन सिंक का मतलब होता है ट्रीज लगाना, इसलिए ताकि वो जो पर्टिकुलर ट्री है वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर सके एटमॉस्फेयर से, राइट? इसका मतलब होता है कार्बन सिंक। बट बॉन्ड चैलेंज ये कार्बन सिंक नहीं है। बॉन्ड चैलेंज का मतलब है अगर कोई लैंड खराब है, मतलब क्या, अगर कोई बंजर जमीन है, उस बंजर जमीन को रिस्टोर करना है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज बॉन्ड चैलेंज वाला पार्ट। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर कि कार्बन सिंक एंड बॉन्ड चैलेंज दे आर टोटली डिफरेंट। कार्बन सिंक इज नॉट इक्वल टू बॉन्ड चैलेंज एंड बॉन्ड चैलेंज के अंदर कार्बन सिंक के बारे में कोई बात नहीं की गई है। बॉन्ड चैलेंज के अंदर सिंपली बोला गया है डिग्रेडेड लैंड को से रिस्टोर करना है। डोंट एवर गेट, इसके अंदर कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्टेटमेंट आपसे यूपीएससी के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये था हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था। आई होप आपको चीज समझ आ गई। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं इस्लामोफोबिया के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, एक इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मतलब डिक्लेयर किया गया। समझते हैं कि एक्जैक्टली हुआ क्या है। पाकिस्तान ने रिसेंटली यूएन जनरल असेंबली के अंदर एक मोशन रिलीज किया, मतलब एक टाइप का मोशन प्रपोज किया, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि 15 मार्च को हर साल एक इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जाएगा। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है। लेट्स ब्रेक दिस वर्ड इनटू 2 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज इस्लाम एंड सेकंड मतलब इज फोबिया। इस्लाम का मतलब है सिंपल मुस्लिम कंट्रीज और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि फियर। अब देखिए, देयर इज अ फियर ऑफ इस्लाम अमंग पीपल, सिंपल वर्ड्स में, या फिर अगर और आप सिंपल वर्ड्स में समझे तो मतलब जो पाकिस्तान है उसका बोलना यह है कि जो इस्लाम है उसको एक कहीं ना कहीं टारगेटेड अप्रोच किया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर टारगेट किया जाता है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर जो यहाँ पर रिलीजन है उसके ऊपर टारगेट किया जाता है। इसलिए इस चीज को हटाने के लिए हम हर साल 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट करना है हमें इसे मतलब फोबिया से, मतलब जो लोग इस्लाम को टारगेट करते हैं उनके अगेंस्ट, मतलब बेसिकली उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं एक टाइप का कॉम्बैट करने के लिए डे बनाया गया। नाउ ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि पाकिस्तान ने इसको रिलीज किया है, पाकिस्तान ने बनाया है, बट आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान ने इसको अपने लिए नहीं किया है, पाकिस्तान ने इसको किया है ऑन द बिहाफ ऑफ OIC, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन। जस्ट रिमेंबर, OIC जो होता है, OIC एक टाइप का ऐसी बॉडी है जो कि टोटली इस्लामिक कंट्री से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए, जब इस पर्टिकुलर मतलब मोशन को मतलब प्रपोज किया गया था, दिस पर्टिकुलर मोशन वाज प्रपोज्ड बाय टोटल ऑफ 57 मेंबर स्टेट्स, मतलब टोटल 57 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली। आप जानते हैं टोटल यूएन जनरल असेंबली के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, दे टोटल 193 मेंबर्स। ठीक है, उसमें से 57 मेंबर्स ने इसको यहाँ पर प्रपोज किया था, जिसमें से 57 मेंबर्स सारे के सारे OIC के थे, और इसके अलावा टोटल 8 ऐसे कंट्रीज थे जो कि मतलब बेसिकली OIC के पार्ट नहीं थी, जिसके अंदर चाइना और रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए, रशिया एक तरफ वॉर फाइट कर रहा है, चाइना एक टाइप की बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्री है, और ये दोनों ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं।
जितने भी इस्लामिक कंट्री उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस हैज बीन अडॉप्टेड, यानी कि इसको पास कर दिया गया है और हर साल 15 मार्च को अब इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जाएगा। ना देखिए, ऑल्दो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर ऐसा कोई भी फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं पूछा जाता है, बट इन 2021 का जो भी प्री का एग्जाम हुआ था रिसेंटली, उसके अंदर कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट्स आए हुए थे। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे स्पोर्ट्स के आए हुए थे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली अवार्ड्स के आए हुए थे। तो अब बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, स्पेशली ऐसी चीज जो कि इंटरनेशनल एरेना के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो दैट विल बी बेटर, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि पाकिस्तान ने जब इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ पीस। देखिए, जब भी आपको यूएन जनरल असेंबली के अंदर आपको कोई भी न्यू चीज को इनिशिएट करना है ना, तो उसको आप एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ही इंक्लूड कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, यूएन जनरल असेंबली के अंदर एक टाइप की लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर अगर आपके पास कोई बात है तो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो उन्होंने जो इस्लामोफोबिया का जो कंसेप्ट उठाया है, वो उन्होंने उठाया कल्चर ऑफ पीस के मतलब उसमें, मतलब उन्होंने बेसिकली पीस को एक टाइप का वर्ड डिनोट करके इस पर्टिकुलर चीज को उठाने की कोशिश की। तो आई होप आप ये मेन चीज समझ गए। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया का इसके लिए रिस्पॉन्स क्या है। देखिए, इंडिया का जो पीआर है, यानी कि जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि यूएन जनरल असेंबली के अंदर बैठते हैं, और उनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति सर। वो देखिए, उन्होंने काफी ज्यादा कंसर्न इसके ऊपर शो किया है। उनका सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि एक पर्टिकुलर रीजन को हम यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे अपलिफ्ट क्यों कर रहे हैं। एक सिर्फ इस्लाम को अगर हम अपलिफ्ट करके एक ऐसे लेवल तक ले जाएंगे जहां पर हम बोल रहे हैं कि ठीक है, इस्लाम मतलब बहुत ज्यादा फियरफुल है या फिर इस्लाम को हर एक से खतरा है, तो ये चीज सही नहीं होगा। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं क्रिश्चियनोफोबिया भी है, इस्लामोफोबिया भी है, एंटीसेमाइटिज्म भी है, यानी कि जो हिंदूज वगैरह होते हैं उनके अगेंस्ट जो अटैक होते हैं। तो पॉइंट इज कि हमारे यहाँ पर हमारे वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट हर टाइप के रिलीजन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्यों हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपलिफ्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसा इंडिया का स्टेटमेंट था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उनका स्टेटमेंट एक ये भी था कि सिर्फ जो इस्लाम रिलीजन है, सिर्फ उनके अगेंस्ट ये फोबियास नहीं है, जितने भी नॉन इस्लामिक रीजन है उनके अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं ये जो फोबियास है वो लगातार चल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने काफी एग्जांपल्स भी दिए। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स जो दिए वो ये थे, जैसे बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म में आप जानते हैं कि जो बामिया बुद्धा नाम का एक बहुत ही लार्ज स्टैचू हुआ करता था बुद्धा का, जो कि अफगानिस्तान के अंदर था। ना तालिबान ने इस पर्टिकुलर स्टैचू को ब्रेक कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये एक टाइप का एक टाइप का एंटी बुद्धिज्म वाला स्टेटमेंट हो गया। सिमिलरली जितने भी सिख पिलग्रिम्स थे जो कि गुरुद्वारा के अंदर थे, उनके ऊपर काफी सारे यहाँ पर अटैक हुए हैं, मैसेकर हुआ था। आप जानते हैं 1984 के आसपास में इंडिया के अंदर भी काफी प्रॉब्लम्स हुई थी। बहुत सारे ऐसे हिंदू टेंपल्स हैं जिनके ऊपर लगातार अटैक होते रहते हैं। द पॉइंट इज कि यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम के ऊपर ही अटैक हो रहे हैं, इसके अलावा इस्लाम के अलावा क्रिश्चियंस हो गए, बुद्धिज्म हो गए, हिंदुज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, हर एक रिलीजन के ऊपर कुछ ना कुछ जो टारगेटिंग होती है वो लगातार होती है। द पॉइंट इज कि एक कंसेप्ट होता है एक टाइप का, मतलब देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज रिलीजियोफोबिया, मतलब कि किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट का जो मतलब फियर है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट टारगेटेड अटैक करना, दैट थिंग इज कॉल्ड एज रिलीजियोफोबिया। तो हमारे वर्ल्ड के अंदर भी एक टाइप का रिलीजियोफोबिया है। हम एक पर्टिकुलर सिर्फ एक रिलीजन को उठाकर के इंटरनेशनल लेवल पे लेके नहीं जा सकते, बिकॉज हमारे यहाँ पे एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट, एंटी सिख, हर टाइप की फोबियाज ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए हमें एक टाइप का रिलीजियोफोबिया को यहाँ पर एक टाइप का एक एक्नॉलेज करने की जरूरत है। हमें सिर्फ इस्लामोफोबिया को या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन के फोबिया को हमें अपलिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इंडिया का स्टेटमेंट था। तो इंडिया ने इसके अलावा एक स्टेटमेंट ये भी बोला कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसको हमेशा रिलीजन के मैटर से ऊपर रहना चाहिए। उनको कभी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं उनको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो यूएन जो हमारा यूनाइटेड नेशन है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस कैंप्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। अभी देखिए, यूएन एक ऐसा बॉडी है जहां पर ऑलमोस्ट हर रीजन पूरा वर्ल्ड जो है एक साथ बैठ करके डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात करता है। सोचिए कल को अगर रिलीजियस कैंप्स वगैरह यूएन जनरल असेंबली के अंदर बनने लगे तो प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिकॉज यूएन जो है एक बहुत ही पायस बॉडी है जहां पे पीस और हार्मनी के बारे में बातचीत की जाती है। इसको हम एक रिलीजियस कैंप्स का एक बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने नहीं दे सकते हैं, राइट। और इसके अलावा इंडिया का एक स्टेटमेंट ये भी था कि हमारे वर्ल्ड में ऑलरेडी इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन द रिलीजन और बिलीफ, मतलब ऐसे लोग, ऐसे विक्टिम्स जिनके ऊपर वायलेंस हुआ है बेस्ड ऑन रिलीजन, मतलब उनके जो धर्म के रिलेटेड या फिर उनके बिलीफ, जो भी उनके सोच वगैरह, जो भी उनकी श्रद्धा वगैरह, जो भी उनका फेथ वगैरह है, उनके बेसिस पर अगर किसी भी पर्सन पे अटैक हुआ है या फिर किसी टाइप का वायलेंस हुआ है तो इस चीज के अगेंस्ट हम ऑलरेडी एक टाइप का कहीं ना कहीं डे बनाते हैं जिसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास ऐसे कुछ है। तो हमें एक सिर्फ इस्लामोफोबिया को फिर से एक बार हम अगर अपलिफ्ट करके इंटरनेशनल लेवल पे लेकर आएंगे तो वो चीज सही नहीं होगा, ऐसा इंडिया का स्टेटमेंट बोला गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज मतलब इस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए था, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और इंडिया एज अ होल को काफी ज्यादा कंसर्न करता है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं 2021 का ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट जो कि रिसेंटली सेप्री ने निकाला है। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये रिपोर्ट जो सेप्री निकालता है, सेप्री का मतलब क्या है, सेप्री का फुल फॉर्म क्या है। सेप्री टाइप का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक टाइप का एनजीओ है जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए, एक बॉडी है जो कि बहुत सारे पीस रिलेटेड जितने भी आपको रिपोर्ट्स वगैरह मिलेगी उसमें से बहुत सारे रिपोर्ट्स सेप्री खुद निकालते हैं। तो रिसेंटली जो ये इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर रिपोर्ट है वो भी यही निकालता है। नाउ देखिए, इन्होंने 3 पीरियड्स में बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज को डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे रिसेंट पीरियड है दैट इज 2017 से लेकर 2021 तक का।
मतलब कि उन्होंने ये बोला है 2017 से लेकर 21 तक जो 4 साल था उसके बीच में कौन कौन से लार्जेस्ट आर्म्स के इंपोर्टर्स थे। आर्म्स का देखिए, जब वर्ड आर्म्स यूज होता है दैट इज एक्चुअली यूज फॉर वेपन्स, ठीक है। तो ये वेपन्स के कौन कौन से लार्जेस्ट इंपोर्टर्स थे। फर्स्ट इज इंडिया, जस्ट रिमेंबर पिछले 4 सालों के अंदर इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स। सिमिलरली सेकंड इज सऊदी अरेबिया, थर्ड इज इजिप्ट, फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ इज चाइना। जस्ट रिमेंबर द टॉप 5 बिकॉज ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया चाइना से पहले है या फिर चाइना इंडिया से पहले है या फिर सिमिलरली पाकिस्तान इंडिया से पहले है या फिर नहीं है, राइट। आप अगर एक चीज याद रखते हैं कि इंडिया यहाँ पर टॉप पे है, लार्जेस्ट इंपोर्टर है, तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। सेकंड चीज, यहाँ पर हमारे टॉप एक्सपोर्टर्स कौन कौन से रहे हैं 2017 से 21 के बीच में। वी हैव यूएसए, वी हैव रशिया, वी हैव फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी। दीज आर द 5 टॉप नेशंस जिन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पर आर्म्स को एक्सपोर्ट किया, सबसे ज्यादा वेपन्स एक्सपोर्ट किया है पिछले 4 साल के अंदर। अब देखिए, अगर आप ये टॉप 5 हमारे इंपोर्टर रहे, यानी कि इंडिया, सऊदी, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इनके बारे में बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जिस भी कंट्री ने जितने भी आर्म्स वगैरह वेपन्स वगैरह खरीदे हैं उनमें से 38% जो वेपन्स हैं वो सिर्फ इन 5 कंट्रीज ने खरीदे हैं। सोचिए, पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 38% जो आर्म्स है सिर्फ ये 5 कंट्री मिलकर खरीद रही है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर एक्सपोर्टर्स की बात करेंगे तो जितने भी पूरी कंट्री ने, पूरे वर्ल्ड में जितने भी डिफरेंट कंट्रीज ने एक दूसरे को यहाँ पर आर्म्स वगैरह बेचे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 77% से ज्यादा जो आर्म्स है सिर्फ ये 5 कंट्रीज ने एक साथ मिलकर बेचे हैं। द पॉइंट इज कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी का यहां पर कहीं ना कहीं हेजेमनी शो करता है, एक टाइप का कहीं ना कहीं मोनोपोली शो करता है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो डिफरेंट कंट्रीज है उनका और मोर देन 75%, मतलब मोर देन 3/4 ऑफ द टोटल वेपन्स है वो सिर्फ यही 5 कंट्री बेचती है। बाकियों को यहाँ पर मौका नहीं मिलता, बाकी की कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट, जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट है वो हो ही नहीं पाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है। नाउ एक चीज समझना है यहाँ पर, देखिए इस चीज को यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को। द फर्स्ट मतलब जो पीरियड है दैट इज बिटवीन 2012 से 16। देन द रिपोर्ट जो सेकंड वाला है यहाँ पर वो है 2017 से 21 जो हमने देखा, और एक और यहाँ पर जो मतलब रिपोर्ट लाया गया है दैट इज फ्रॉम 2007 से लेकर 2011 तक का पीरियड। इसका मतलब क्या है, उन्होंने बेसिकली सेप्री ने यहां पर एक टाइप का चेक करने की कोशिश की है, उन्होंने एक टाइप का एनालाइज करने की कोशिश की है कि अगर पिछले 400 साल के अगर हम पीछे जाएंगे तो किस पर्टिकुलर पीरियड में आर्म्स ट्रांसफर कितना होता। देखिए अगर आप वर्ल्ड के आर्म्स ट्रांसफर की बात करेंगे तो जो हमारे 2012 से लेकर 2016 मतलब 12, 16 और 17, 21 का जो यानी कि जो हमारे पिछले 2 टर्म्स रहे हैं उसके बीच में देखेंगे तो 2017-21 के वाले टर्म में ऑलमोस्ट 4% के आसपास में हमारे वेपन्स रिड्यूस हो गए। मतलब कि हमारे ऑफ लेट, मतलब अभी के टाइम में हमारे जो नंबर ऑफ वेपन्स जो हमारे पास आए हैं, जो हमारे वर्ल्ड ने खरीदे हैं, इंपोर्ट किए हैं, वो सब कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गए। लेकिन ये अगर आप 2007 से 11 का पीरियड देखेंगे, आपको याद होगा 2008 के अंदर एक बहुत ही बुरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और उस पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके कारण प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। बहुत सारे डिफरेंट वेपन्स ने, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने वेपन्स वगैरह काफी ज्यादा खरीद लिए थे उससे पहले, और दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसके कारण सब प्राइम जो क्राइसिस जो यूएसए के अंदर आया था। तो देखिए जस्ट रिमेंबर कि 2007 से लेकर 2011 वाला पीरियड था ना, उस टाइम में वो बहुत ही ज्यादा वहां पर वेपन्स वगैरह खरीदे गए थे। और अगेन 2007 से जो 2017 से 21 वाला जो रिसेंट टर्म्स है उसमें वेपन्स वगैरह काफी कम खरीदे गए। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ऑल्दो आपसे पुराने वाले कोई पूछेगा नहीं, मैंने आपको सिर्फ एक टाइप का एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो रिसेंटली यानी कि 2017 से लेकर जो 21 वाला पीरियड जो भी रिसेंटली हुआ है उसमें लास्ट टर्म से कंपैरिजन में काफी कम वेपन्स वगैरह खरीदे गए हैं, ऑलमोस्ट 4% वेपन्स कम हो गए हैं। नाउ अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया यहाँ पर लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स ग्लोबली। जैसे मैंने आपको पीछे बताया इंडिया यहाँ पे टॉप पे है, जो टॉप 5 इंपोर्टर्स है उसमें सबसे आगे यहाँ पे इंडिया है, स्पेशली 2017 से 21 यानी कि पिछले साल अगर आप 4 साल की बात करते हैं तो उसमें इंडिया नंबर 1 है। नाउ पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी आर्म्स वगैरह इंपोर्ट किया गया उसमें से 11% जो आर्म्स है वो सिर्फ अकेले इंडिया ने किया है यहाँ पर। अब देखिए अगर आप 2012 से लेकर 16 और 17 से लेकर 21 यानी कि ऑलमोस्ट 8 साल का अगर आप पीछे मतलब जाकर देखेंगे यानी कि 2012 ऑनवर्ड्स रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए 16 से लेकर 17 के बीच में हमने धीरे धीरे जो डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया है और हमारा डिपेंडेंस ऑफ फ्रांस के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, मतलब रशिया के ऊपर रिड्यूस हो गया, अब हम फ्रांस के ऊपर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि अभी रशिया को सपोर्ट मतलब जो इंडिया कर रही है इन रशिया यूक्रेन वॉर, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि रशिया से वेपन्स वगैरह काफी खरीदती है इंडिया। बट आप एक चीज और समझिए कि लगातार रशिया से जो हम वेपन्स खरीदते हैं वो लगातार रिड्यूस हो रहा है और फ्रांस से जो हम खरीदते हैं वो लगातार धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और जो फ्रांस है वो पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स बन गया है, जबकि पहले सेकंड नहीं 3rd या 4th पे हुआ करता था। इसने धीरे धीरे काफी ज्यादा यहाँ पर हमें वेपन्स वगैरह मतलब सेल किया है। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी हम इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं इसके अलावा हमने इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इंडिजिनेशन भी स्टार्ट किया है। मतलब पॉइंट ये है कि इंडिया ऑल्दो इंपोर्टिंग के अंदर सबसे लार्जेस्ट है, बट इसके बावजूद 2012 से लेकर 16 के पीरियड अगर आप देखेंगे तो हमने अपना इंपोर्ट को ऑलमोस्ट 20% ज्यादा रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस किया इसका सबसे बड़ा अच्छा मतलब रीजन ये है कि बिकॉज हमने अपने खुद के कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स स्टार्ट कर दिया है, मतलब हम इंडिजिनियस वेपन्स अपने इंडिया के अंदर खुद से बना रहे हैं। और जो 2022 से 23 यानी कि जो रिसेंट जो बजट अभी जो रिसेंटली आया था, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने अभी रिसेंटली रिलीज किया था, उसके अंदर ये बोला गया था जो हमारा बजट है उसका ऑलमोस्ट 68% ऑफ जो टोटल हमारा जो पैसा वगैरह यहाँ पे अलॉट किए गए हैं 68 जो % रुपीज है
दे हैव बीन अलॉटेड टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखिए, डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब यहाँ पे वेपन्स नहीं है। मतलब पॉइंट ये है कि हमारे डोमेस्टिक एरियाज के अंदर ही डिफरेंट चीजें मैन्युफैक्चरिंग होंगी, उसके अंदर ही एक वेपन एक पार्ट होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पूरे पैसों का 68% सिर्फ यहाँ पर वेपन्स बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जितनी भी चीजें हम बना रहे हैं वहां पर उसमें से ऑलमोस्ट 68% चीजें हम डोमेस्टिकली यानी कि घर के अंदर बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमने सिर्फ 32% पैसा यहाँ पर ऐसा रखा हुआ है जिससे हम बाहर की चीजें खरीदेंगे। ऑलमोस्ट 68% पैसा हमने इस तरीके से अलॉट किया है कि वो सारा का सारा पैसा इंडिया के अंदर ही यूज होगा। मतलब इंडिया के जो लोग होंगे, जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होंगे, वो खुद से इन सब चीजों को बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट टॉपिक। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं डिजिटल वाटर डेटा बैंक के बारे में। देखिए, नाम से आपको पता चल रहा है, एक टाइप का डेटा बैंक है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारा डेटा वगैरह यहाँ पे स्टोर होगा। तो डिजिटल वाटर से रिलेटेड डेटा स्टोर होगा। इसका मतलब क्या है कि वाटर किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, कहां पे वाटर का सोर्सेस अच्छे हैं, कहां पे वाटर सोर्सेस अच्छे नहीं है, कहां पे वाटर किस पर्टिकुलर चीजों के लिए यूज होता है, इन सब का डेटा जो है डिजिटली स्टोर किया जाएगा पहली बात। और कौन सा स्टेट कर रहा है, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका ने इस पर्टिकुलर चीज को रिसेंटली बनाया है, जहां पर वो सारे का सारे डेटा वगैरह स्टोर करना चाहते हैं। अब जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक रिसेंटली बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है, एक्वेरियम। देखिए, एक वर्ड देखिए, एक्वेरियम आप जानते हैं, एक्वेरियम एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर एक टाइप का एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। मतलब एक छोटा सा ग्लास का, मतलब एक टाइप का छोटा सा ग्लास बॉडी होता है जिसके अंदर वाटर वगैरह एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल करके उसके अंदर फिश एंड डिफरेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। तो एक्वेरियम बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो कि वाटर और एक मतलब वाटर का से रिलेटेड जितने भी एक्वेटिक लाइफ वगैरह है उन सबसे रिलेटेड है ना। उसी नाम से बेसिकली एक्वेरियम नाम से एक्वेरियम नाम को यूज किया गया है। और यहाँ पर एक्वेरियम नाम का एक डिजिटल डेटा मतलब डिजिटल वाटर डेटा बैंक को रिसेंटली बनाया गया है एंड इट हैज बीन फॉर्म बाय कर्नाटका। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जस्ट रिमेंबर कि कर्नाटका हैज बिकम द फर्स्ट एवर स्टेट, मतलब फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने अपना डिजिटल वाटर डेटा बैंक को बनाया है। ऑलराइट, सो ये एग्जैक्टली डेटा बैंक क्या है और क्या चीज स्टोर करेगा। फर्स्ट चीज, जितना भी वाटर का डेटा जो कि कर्नाटका के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कितना वाटर कहां से आता है, उसके सोर्सेज का मतलब क्या क्या है, कहां कहां पे वाटर यूज होता है, सारा का सारा डेटा एक जगह पर स्टोर किया जाएगा। और जहां पे स्टोर किया जाएगा उस पर्टिकुलर चीज को बोलेंगे एक्वेरियम। सिमिलरली इसके अंदर बहुत सारा रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारे ऐसे इनसाइट्स मिलेंगे जिस तरीके से कि कहां से कौन सा वाटर आता है। तो इस पर्टिकुलर चीजों को यूज करके जो गवर्नमेंट है डिफरेंट पॉलिसीज बना सकती है, अलग अलग डिसीजंस ले सकती है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई विलेज मिलता है जहां पर मालूम चलता है कि वहां पर वाटर का यूसेज बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन वहां पर वाटर की सप्लाई बहुत ही कम है। तो मतलब इसके हिसाब से फिर जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से पॉलिसीज बना सकती है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वाटर का सप्लाई और ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। जो इरिगेशन पोटेंशियल है उस एरिया के अंदर उसको थोड़ी से रिड्यूस करके जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर सकती है। राइट, सो अलग अलग जो डिसीजंस वगैरह है वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ले सकती है, बट गवर्नमेंट को उससे पहले चाहिए होता है डेटा। और वही डेटा जो है वाटर रिलेटेड डेटा उसको रिलीज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए ये डिजिटल वाटर डेटा बैंक को रिसेंटली बनाया जा रहा है इन कर्नाटका। जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंटल चैलेंजेस, बहुत सारे वाटर पॉल्यूशन, इन सब का डेटा जो है किस एरिया के अंदर वाटर पॉल्यूशन कितना ज्यादा होता है, कहां पर जो वाटर का जो भी इंफ्रा वगैरह प्रेजेंट है वहां पर डेवलपमेंट की नीड्स वहां पे और ज्यादा चाहिए, इन सब चीजों का सारा डेटा एक्वेरियम के अंदर यहाँ पे स्टोर किया जाएगा जो कि कर्नाटका के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा देखिए, जितना भी वाटर से रिलेटेड जितना भी सर्विस वगैरह है, जितने भी सस्टेनेबल मतलब वाटर रिसोर्सेज वगैरह हैं, जितने भी मतलब रेजिलियंस वगैरह क्रिएट करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, इन सब का डेटा कहीं ना कहीं एक्वेरियम के अंदर स्टोर किया जाएगा और उसके हिसाब से फिर डिफरेंट पॉलिसीज वगैरह बनाई जाएंगी। लेट्स टॉक अबाउट एक्वेरियम क्या एक्जैक्टली है। क्या जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कर्नाटका के अंदर बनाया गया है और इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है। नाउ सेकंड चीज, अब देखिए, ऑल दो कर्नाटका गवर्नमेंट इसको यूज कर रही है, बट इसका ये मतलब नहीं कि इसका मतलब ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है उन्होंने इसको खुद बनाया है। देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर किसी भी एक कंपनी को, सॉफ्टवेयर कंपनी को पैसे देती है और वो कंपनी जो उसके लिए एक ऐप बना के देती है। सिमिलरली एक टाइप का ऐप है जिसको एक्वाक्राफ्ट वेंचर नाम की कंपनी ने बनाया है, जो कि देखिए, अब देखिए, जो एक्वाक्राफ्ट वेंचर कंपनी है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, बिकॉज ये बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव उसने ऑलरेडी लिए हुए हैं जिसके थ्रू ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इन सब का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा इनिशिएटिव है उसके अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर जो है वो एक्वाक्राफ्ट वेंचर नाम की कंपनी है, जो कि इसके अंदर काम करती है और अलग अलग रूरल एरियाज के अंदर सैनिटेशन वगैरह को प्रोवाइड करने के लिए जो डेटा वगैरह मतलब प्रोवाइड किया था वो भी एक्वाक्राफ्ट वेंचर ने ही प्रोवाइड किया था। ठीक है, अब देखिए, जो रिसेंटली जो एक्वेरियम नाम का जो कंसेप्ट स्टार्ट किया गया है इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर, एक तरफ तो सारा का सारा डेटा स्टोर होगा, बट साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू ही ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज्यादा, देखिए 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 लाख से ज्यादा यूथ को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सके, वाटर के मतलब जो भी सैनिटेशन वगैरह है उस चीज के अंदर काफी ज्यादा काम कर सके। सिमिलरली जो हाइड्रोजियोलॉजिकल साइंसेस वगैरह है उस चीज को और ज्यादा डेवलप कर सके, जो डेटा साइंस का यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है उसको और ज्यादा डेवलप कर सके। तो पॉइंट इन सब एरियाज के अंदर लोगों को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो लोग यहाँ पर अलग अलग चीजों को यूज करें और
जो भी वाटर का बेसिकली बेस्ट यूज है उस मतलब बेस्ट यूज को करें ताकि वाटर का वेस्टेज कम से कम हो। सिमिलरली अगर आप इस चीज को देखेंगे, बहुत ही यूनिक इनोवेशन है। एक्वेरियम नाम का जो कंसेप्ट है एक बहुत ही यूनिक इनोवेशन है, बिकॉज ये हर एक पूरे के पूरे स्टेट का जितना भी वाटर का डेटा है उसको एक जगह पे लेकर आएगा। इससे पहले हमारे पास ऐसा कोई भी ऐप प्रेजेंट नहीं था जिसके थ्रू हम सारे के सारे डेटा को एक जगह पर अटेंड कर सकें, राइट। अब अगर रिसेंटली अगर मतलब ये चीज अगर बहुत ही सक्सेसफुल होती है तो इस चीज को ऑब्वियस हम इंडिया यानी कि जो पैन इंडिया लेवल यानी कि जो सेंट्रल लेवल है उस तक हम उसको लेके जा सकते हैं ताकि इस चीज को हम बेटर मतलब यूटिलाइज कर सकें। इसके अलावा एक सोशल फ्रेंचाइजिंग मॉडल बनाया गया है। देखिए सिंपल वर्ड्स में समझिए, सोशल फ्रेंचाइजिंग मॉडल का मतलब होता है कि अगर आपको वाटर को कंजर्व करना है, अगर आपको पानी को साफ रखना है, पानी को अगर आपको बेटर तरीके से यूज करना है, तो सिर्फ गवर्नमेंट बैठ के ये सब चीजें नहीं कर सकती है, राइट। यहां पर आपको जो सोसाइटी है, आपका जो समाज है, जो इंडिविजुअल लोग हैं, उन सबको ऐसी मतलब चीजें काम करनी होगी। यहाँ पर छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लाइक मतलब यूजिंग जो टैप होता है, जो टैप हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसको बंद करना, राइट। जो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे घर के अंदर खाना बनता है तो उस टाइम में जितना वाटर वगैरह उसको वेस्ट ना करना, इन सब चीजों को यूज करके कहीं ना कहीं हम एक टाइप का सोशल फ्रेंचाइजिंग मॉडल बना सकते हैं, यानी कि सोसाइटी में के अंदर अवेयरनेस फैला सकते हैं ताकि जितने भी लोग हैं वो लोग वाटर का बेस्ट यूज करें और वाटर का वेस्टेज कम से कम करें। सिमिलरली इस पर्टिकुलर कंपनी ने यहाँ पर एक चीज और बोला है, उन्होंने बोला है कि एक ऑब्जेक्टिव इनका ये भी है कि वाटर एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं। आप जानते हैं एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब रिस्क लेते हैं, रिस्क क्रिएट करते हैं और उसके बाद अलग अलग कंपनीज वगैरह बनाते हैं, मतलब कि किसी चीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली ये जो कंपनी है यानी कि जो यहाँ पे एक्वाकेटिक वेंचर है, वो ये चाहती है कि डिफरेंट डिफरेंट वाटर जो एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाए ताकि वाटर से रिलेटेड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह कर्नाटक के अंदर लॉन्च किए जाए। सिमिलरली कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट वगैरह जिसके अंदर वाटर का बेस्ट यूज हो सकता है, उस पर्टिकुलर चीज को प्रमोट करने के लिए ये जो कंपनी है वो भी मतलब पैसे वगैरह फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करेगी, साथ में ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा इंडिया को वाटर पॉजिटिव बनाना है बाय 2030। नाउ बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। वाटर पॉजिटिव क्या होता है? देखिए समझिए, वाटर पॉजिटिव का मतलब होता है कि जितना आप वाटर आपके पास आ रहा है, मतलब जितना आपके पास प्लस आ रहा है, जितना मतलब जितना वाटर आपके पास सोर्स से आ रहा है, सिमिलरली जितना वाटर आपके यहां से जा रहा है मतलब माइनस, तो देखिए जितना वाटर आ रहा है जितना वाटर मतलब जा रहा है ना, उस दोनों का अगर आप नेट गेन करेंगे तो अगर तो आपके पास ज्यादा वाटर आ रहा है और कम वाटर जा रहा है तो उसे कहते हैं वाटर पॉजिटिव होना, ठीक है। मतलब आपके पास ज्यादा पानी आपके पास प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपका ज्यादा वाटर यहां पर वेस्ट हो रहा है, ज्यादा वाटर आपका वेस्ट हो रहा है और कम वाटर आपके यहां पर आ रहा है, उसे कहते हैं वाटर नेगेटिव होना। और वाटर नेगेटिव इज नॉट अ गुड थिंग। आपको पता है कि कौन सा हमारा फर्स्ट सिटी है जो कि वाटर नेगेटिव हो गया था? दैट इज बैंगलोर, ठीक है। कर्नाटक के अंदर जो प्रेजेंट है वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज भी ऑलमोस्ट यहाँ पे डाउन हो गई थी। जो भी हमारे ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया था। जस्ट रिमेंबर कि बैंगलोर हमारा फर्स्ट यहाँ पर वाटर नेगेटिव मतलब शहर बन चुका था, बट फिर से कर्नाटक ने यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट मेजर्स लिए और बैंगलोर को फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं रिवाइव कर लिया है। तो अब बैंगलोर बेसिकली वाटर नेगेटिव नहीं है, बट जो हमारे कर्नाटक के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं उन सबको वाटर पॉजिटिव बनाना, ये भी इस पर्टिकुलर जो हमारा प्लेस है, मतलब ये जो पर्टिकुलर ऐप है, इसका मेन एम है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वाटर सिक्योरिटी को अचीव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सबसे बेसिक चीज क्या होगी? हमारे इंडस्ट्रीज को ज्यादा डेवलप करना होगा। अगर इंडस्ट्रीज को चलनी है तो उसको इंडस्ट्रीज को 2 चीजें चाहिए होती है। जस्ट रिमेंबर कि हमेशा इंडस्ट्रीज को फ्यूल के साथ साथ वाटर भी चाहिए होता है। कोई भी इंडस्ट्री कभी भी मतलब वाटर के बिना काम नहीं कर सकती है। फ्यूल के लिए हम ऑलरेडी काफी सारे काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हम यूज कर रहे हैं जो कि फॉसिल फ्यूल को हम छोड़ करके मतलब एक टाइप का रिप्लेस करके हम जो भी रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। बट सिमिलरली वाटर को कंजर्व करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम फ्यूल के बारे में तो बात करते हैं बट हम वाटर के बारे में बात नहीं करते हैं। बट कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर वाटर के बिना काम नहीं कर सकती है। इसलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर हमें इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनाना है तो सबसे पहले फ्यूल के साथ साथ हमें वाटर को कंजर्व करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप राइट नाउ प्रेजेंटली इंडिया का जो वाटर मार्केट अगर आप उसको देखेंगे तो हमारा वाटर मार्केट बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब कुछ एरिया के अंदर अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है तो कहीं पर नहीं होती है। हमारे पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है, हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। इसी चीज को ठीक करने के लिए एक्वेरियम नाम का ऐप बनाया गया है जो कि राइट नाउ अभी तो शॉर्ट टाइम के अंदर सिर्फ कर्नाटक के अंदर काम करेगा, बट अगर ये चीज सक्सेसफुल होती है तो उसको कुछ दिनों के अंदर पैन इंडिया लेवल पे भी लेके आ सकते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अभी राइट नाउ ये इंडिया के अंदर काम नहीं कर रहा है, पूरे इंडिया के अंदर काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेट यानी कि कर्नाटक के अंदर ही काम करेगा। Now finally let's talk about one more topic. यहाँ हम बात करने वाले हैं तेलंगाना रिसेंटली एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को यहाँ पर लॉन्च किया है। Now, first things first, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का मतलब क्या है? देखिए इंडेक्स का मतलब क्या है? इंडेक्स का मतलब बेसिकली टाइप का एक रिजल्ट वगैरह प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना, इसका मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर खेत के अंदर, एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कितने क्रॉप्स वगैरह यहाँ पर लगाए जा सकते हैं, कितने क्रॉप्स अच्छे से उग सकते हैं, कितने क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, इन सब चीजों को बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। इन चीजों को एक जगह पर मतलब मेजर करना है, इन सब चीजों का मतलब इन सब चीजों को बोलते हैं कि एक टाइप का इंडेक्स बनाना है। तो जस्ट रिमेंबर अगेन, तेलंगाना हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने ऐसा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का जो स्कीम है उसको लॉन्च किया है। यानी कि अपने क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न्स वगैरह को रिकॉर्ड करने वाला पहला स्टेट जो बन गया दैट इज तेलंगाना। पीछे हमने देखा था कि जो वाटर को प्रॉपर्ली स्टोर करने वाला, वाटर के लिए जो एक डिजिटल डेटा बैंक बनाने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा था? कर्नाटक। सिमिलरली जो फर्स्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स वाला स्टेट बन गया दैट इज तेलंगाना।
नाउ इसका मतलब क्या है, देखिए जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स है वो बेसिकली 1 से स्टार्ट होगा, मतलब क्या है इसकी वैल्यू, इसके ऊपर बेसिकली वैल्यू दी जाएगी, तो जो उसका सबसे लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 1, उसके बाद 2 3 4 इस तरीके से मूव करेगा। नाउ इसका बेस वैल्यू 1 है। अब देखिए जितना ज्यादा आपके पास बेसिकली नंबर होगा, मतलब जितना ज्यादा आपकी वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या है, द हायर द वैल्यू, इसका मतलब है कि क्रॉप्स उतना ज्यादा डाइवर्सिफाई हो सकते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स आपके लग सकते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं ये वैल्यू शो करता है। मतलब जितने ज्यादा आपकी वैल्यू होगी उतना ज्यादा बेटर है, मतलब इस पर्टिकुलर चीज को हमें ज्यादा से ज्यादा रखना है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज क्वेश्चन कभी भी पूछे जाते हैं कि क्या इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, मतलब क्या उस चीज की वैल्यू अच्छी होती है या फिर बुरी होती है। तो सिमिलरली जस्ट रिमेंबर कि अगर ये इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है यानी कि हायर है, तो इसका मतलब है कि क्रॉप ज्यादा बेटर तरीके से डाइवर्सिफाई हो सकता है। नाउ ये चीज कहीं ना कहीं शो करता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ टोटल ऐसा एरिया है जो कि एक सिंगल क्रॉप को उगा सकता है। मतलब जैसे सपोज एक पर्टिकुलर फील्ड है, तो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कितने क्रॉप्स उग सकते हैं, यानी कितना परसेंटेज ऑफ एरिया ऐसा है जहां पर एक क्रॉप उग सकता है, फिर मान लीजिए कि सेकंड क्रॉप यहां उग सकता है, थर्ड क्रॉप यहां पे उग सकता है एंड फोर्थ क्रॉप यहां उग सकता है, देन इसका मतलब होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया का जो टोटल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स है वो 4 हो जाएगा, राइट। तो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने क्रॉप्स उग सकते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड एज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। इसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए यहां पर तेलंगाना ने ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। राइट नाउ टोटल 77 डिफरेंट क्रॉप्स को इस चीज के अंदर मेजर किया जा रहा है, जिसके अंदर सारे के सारे फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स, बहुत सारे कैश क्रॉप्स, बहुत सारे फ्लोरिकल्चर यानी कि जो फ्लावर्स वाला जो इंडस्ट्री है, जो कैश क्रॉप होता है उसका मतलब क्या होता है, कॉफी हो गया, टी हो गया, इन सबको कैश क्रॉप बोलते हैं, जहां पर जिसका मतलब कमर्शियल जो वैल्यू है काफी ज्यादा होता है, राइट। फूड क्रॉप सब जानते हैं, वीट, मेज, ये सब हो गया। नॉन फूड क्या है, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, इन सबको नॉन फूड कहते हैं। द पॉइंट इज इन सारे के सारे डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स वगैरह हैं उन सबको एक साथ में मेजर किया जा रहा है और उसके डिफरेंट टाइप के रैंकिंग्स वगैरह निकालने की कोशिश की जा रही है। नाउ तेलंगाना के जो मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर बिटवीन द वैल्यू ऑफ 0 to 5। इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि 1 उसका सबसे बेसिक वैल्यू है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर फील्ड की जो क्रॉप डाइवर्सिटी, मतलब जो डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा बेटर है। तो बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं जहां पर मतलब वैल्यू 5 तक पहुंच गई है, बट बहुत सारे ऐसे भी है जहां पर 0 है, मतलब वहां पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। अब अगर ये डेटा पूरी तरीके से बन जाता है, अगर ये पूरी तरीके से सक्सेसफुली अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कर्नाटक मतलब जो यहाँ पर तेलंगाना है उसके अंदर एक फ्यूचर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने का एक बहुत अच्छा डेटा वगैरह तेलंगाना के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या है, हाँ मतलब उनके देखिए जैसे सपोज दिस इज इंडिया और ये वाला पार्ट जो तेलंगाना है, ठीक है। अब उन्हें एक्जैक्टली पता होगा, मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर डेटा सक्सेसफुली बन जाता है तो उन्हें एक्जैक्टली पता होगा कि जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर एक पर्टिकुलर जो फील्ड है उसके अंदर 2 क्रॉप्स लग सकते हैं, बट जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर 4 क्रॉप्स लग सकते हैं। तो क्या होगा, इसी कारण क्या होगा, डेटा बेसिकली काफी अच्छा मिल जाएगा। उस डेटा को यूज करके फर्दर मतलब आगे वाले टाइम में पॉलिसीज वगैरह बना सकते हैं, न्यू टाइप के क्रॉप्स वगैरह को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। जैसे रिसेंटली भी जो फर्स्ट यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स बनाया गया उसके थ्रू ये पाया गया है कि सिर्फ एक तेलंगाना के अंदर ऑलमोस्ट 77 डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स वगैरह ऑल्दो उगाए तो जा सकते हैं, बट उसके अंदर सिर्फ 10 ही क्रॉप्स ऐसे हैं जिसको आप प्रेफर करेंगे। मतलब कि जितने भी ग्रेन्स है, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ज्वार हो गया, राइस हो गया, राइट, ये सब ग्रेन क्रॉप्स होते हैं। नाउ ऐसे क्रॉप्स जो कि ग्रेन क्रॉप्स, उसमें सिर्फ 10 ही क्रॉप्स ऐसे हैं जो कि प्रेफर किए जाते हैं, जिनको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, ऑल्दो 77 डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स वगैरह तेलंगाना के अंदर उग सकते हैं, बट 10 क्रॉप्स ही ऐसे हैं जिसको आप डाइवर्सिफाई करके यूज कर सकते हो। मतलब एक ही पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आप डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को, डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्रॉप्स को यहाँ पर एक साथ उगा सकते हो। नाउ देखिए इसके अलावा यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो मतलब टॉपिक है, इसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह के नाम दिए हुए हैं, बट दैट थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट कि जो कर्नाटक जो यहाँ तेलंगाना है उसके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि टॉप पे हैं, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो जस्ट डोंट रिमेंबर दीज थिंग्स। सिमिलरली आपसे ये भी मतलब क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल बॉटम के अंदर है। अगेन नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द नेम्स, बस आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, जो यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, जहां पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, वहां पर ये देखा गया कि जो पैडी यानी कि जो धान है, धान को काफी ज्यादा, देखिए धान का मतलब होता है चावल, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो चावल को काफी ज्यादा उगाया गया है, लेकिन जहां जहां पे पैडी को मतलब उगाया जा रहा है ना, वहां पर मेज का मतलब होता है मक्का, मक्के को यहां पर ज्यादा उगाया नहीं जा रहा है। अब सिमिलरली ऐसे एरिया जहां पर पैडी ज्यादा उगाया जा रहा है, वहां पर कॉटन उगाया जा रहा है, बट वहां पे मेज नहीं उगाया जा रहा है। देखिए नो वन इज गोइंग टू आस्क कि कहां पर क्या उगाया जा रहा है, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि जहां पर पैडी उग रहा है वहां पर कॉटन तो उग रहा है, बट वहां पर मेज नहीं उग रहा है। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा फील्ड जैसे सपोज कि एक फार्मर है, अगर उस फार्मर को अपने फील्ड के अंदर जैसे सपोज उसके पास काफी लार्जर एरिया है फॉरेस्ट का, ठीक है, मतलब एक टाइप के फील्ड का, तो जैसे सपोज अगर वो चाहता है कि पैडी के साथ यहाँ पर मेज भी उगा दे, तो उसे पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर मैं पैडी लगाऊंगा तो साथ में मेज उग नहीं पाएगा, इसलिए वो एक बेटर तरीके से अपना प्लान कर सकता है कि अभी मैं पैडी और यहाँ पर जो कॉटन है उसको साथ में लगा देता हूं, ताकि एक तरफ देखिए पैडी से क्या होगा, पैडी से एक टाइप का उसको एग्रीकल्चर एक टाइप का मिल जाएगा, मतलब उसको कुछ खाने के लिए क्रॉप मिल जाएगा, बिकॉज उसे बेसिकली चावल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर वो कॉटन उगाएगा साथ में क्या होगा, कॉटन उगाने से उसको बेसिकली टाइप का कमर्शियल मतलब मिल जाएगा, मतलब कमर्शियल बेनिफिट हो जाएगा, उसको पैसा वगैरह मिल जाएगी। बट अगर वो पैडी के साथ यहाँ पर मेज उगाने जाएगा तो उसको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज दोनों साथ में उग नहीं पा रहे हैं। ये चीज रिसेंटली शो करता है। तो ये मैंने आपको बेसिकली टाइप का एग्जांपल दिया कि किस तरीके से ये जो मतलब इंडेक्स है वो किस तरीके से काम करेगा, राइट।
सिमिलरली अगर आप तेलंगाना के अंदर देखेंगे तो कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स है जो कि सबसे ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, तो वी हैव पैडी यानी कि धान, मेज यानी कि मक्का, वी हैव बहुत सारे दाल जो होते हैं, पल्सेस वगैरह होते हैं, इन सबको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ जो फार्मर्स है वो इन्हीं सब चीजों को उगाते हैं। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो इन सब चीजों से क्या होता है, जो स्टेट है, स्टेट की गवर्नमेंट वो प्लान कर सकती है कि एक्जैक्टली किस पर्टिकुलर फार्मर से कितना हमें जो क्रॉप है उसको प्रोक्योर करना है, किसको नहीं करना है, राइट, ये सब चीजें। अब बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि इसके अलावा वीट हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, देखिए जो मिर्च वगैरह होती है वो सब चीजें उगा रही है, राइट, ये सब चीजें भी काफी ज्यादा मतलब यहाँ पर प्रोमिनेंट है। नाउ व्हाई शुड यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, देखिए हमें ये चीजें क्यों बहुत ही ध्यान से पढ़नी चाहिए। पैडी हो गया, मेज, पल्सेस, इसके अलावा वी हैव वीट, ज्वार, बाजरा, चिलीज, हमने ये सब देख लिया, बट क्या हमें ये सब चीजें मतलब याद करनी है? नो, हमें याद नहीं करनी है, बट हमें ध्यान रखना है। देखिए ध्यान कैसे रखना है, आपके प्रीलिम्स के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होंगे, राइट। जैसे सपोज आपसे कोई क्रॉप के बारे में पूछा जाता है एंड यू आर आस्क्ड कि क्या ये पर्टिकुलर क्रॉप एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर उगता है या फिर नहीं उगता है। ऑल्दो आप बिल्कुल भी कभी भी याद नहीं कर सकते कि देखिए बिकॉज एक स्टेट के अंदर देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ क्रॉप्स जो कि उग सकते हैं, एंड वी हैव टोटल अराउंड 29 स्टेट्स है हमारे इंडिया के अंदर, तो हम इतने तो हम याद कर ही नहीं सकते, दैट इज फॉर श्योर। तो पॉइंट इज हमें यहां पर एक बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि देखिए अगर दिस इज इंडिया, यहां पर हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तो अगर तेलंगाना के अंदर यहां पर चिलीज उग रही है, इसका मतलब क्या है, चिलीज यहां पर आसपास में उगेंगी डेफिनेटली, राइट। और मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूं, चिलीज एक ऐसा एक बेसिकली मिर्च एक ऐसा क्रॉप है जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर उगता है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अब देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, अगर हमें पता है कि बाजरा ज्वार यहाँ पे तेलंगाना के अंदर उग रहा है, इसका मतलब क्या है, आसपास का एरिया भी तो सेम ही है ना, बिकॉज अगर ये डेक्कन एरिया है, मतलब अगर ये डेक्कन सॉइल है तो आसपास में भी तो डेक्कन सॉइल ही है ना, तो इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर सेम टाइप के क्रॉप्स उगेंगे। सो अगर आपको यहाँ पर बेसिक, अगर आपने हल्का सा भी ध्यान दिया कि आपको पता है कि यहाँ पर वीट और देखिए पैडी देखिए चावल और यहाँ पर गेहूं दोनों ही अगर यहाँ पर तेलंगाना के अंदर उग रहे हैं, ऑल दो अलग अलग फार्मर्स उगा रहे हैं बट उग तो दोनों रहे हैं ना, तो इसके कारण क्या होगा, इसका मतलब यह है कि तेलंगाना के अंदर दोनों ही टाइप के जो क्रॉप्स वगैरह है वो सब यहाँ पर उग सकते हैं। और ये सब चीजें एक्चुअली क्या होती है, हमारा जो प्री होता है उस टाइम में काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए अगर हमें पता है तो हमने देख लिया कि बहुत सारे डिफरेंट क्रॉप्स वगैरह जो कि उग सकते हैं, बट हमने देखा कि ऑल्दो 77 क्रॉप्स हमारे पास प्रेजेंट थे तेलंगाना के अंदर, उसमें से लेकिन सिर्फ 10 ही क्रॉप्स ऐसे थे जो कि जिसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये चीज कहीं ना कहीं शो करता है कि हमारी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। मतलब कि हमें अपने सॉइल को कुछ इस तरीके से रेडी करना है, हमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालने हैं जिससे हम एक साथ में मल्टीपल क्रॉप्स वगैरह उगा सकें, ताकि एक फार्मर देखिए सिर्फ अगर तो एक फार्मर सिर्फ एक क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर किसी भी तरीके से अगर कंडीशंस हार्श हो गई और वो क्रॉप अगर सही से नहीं उग पाया तो कहीं ना कहीं उस फार्मर को बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। उस चीज को मतलब उस चीज को पूरी तरीके से हटाने के लिए और उस चीज को नलीफाई करके एक बेटर तरीके से एक बेटर रिजल्ट निकालने के लिए कि ज्यादा बेटर होगा कि अगर एक पर्टिकुलर फार्मर जो है एक साथ में मल्टीपल क्रॉप्स वगैरह उगा सके, ठीक है। दैट इज वाई इट इज बहुत इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि 2022 के एंड तक हमारी गवर्नमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है जिसके अंदर हम फार्मर्स की इनकम को ऑलमोस्ट डबल करना चाहते हैं। तो अगर हम इस फार्मर की इनकम को डबल करना चाहते हैं सच में, तो उसके लिए ये चीज जो है यानी कि जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। आज के कुछ क्वेश्चन है, कुछ रिवीजन क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अमंग द रिवर्स टू बी रेजुविनेटेड, यानी कि जिसको हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, विच आर द टू मेजर रिवर्स जो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको उसके बारे में बताया हुआ है, जस्ट ट्राई टू थिंक और उसका आंसर आपको देना है। सेकंड चीज जो बॉन्ड चैलेंज है, व्हाट इज इट रिलेटेड टू। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली प्रपोज्ड द अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ इस्लामोफोबिया, किसने प्रपोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर द टॉप 3 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कौन कौन से टॉप 3 हैं। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2022 से 23 का जो रिसेंटली बजट आया है उसको कितना उसमें से अलॉट किया गया है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। Next is Aquavarium has recently been launched in which Indian state? And the next is higher the value of crop diversification index, lesser the diversification potential. Is this a true or false statement? ठीक है, आपको इसका आंसर देने हैं। तो कल के क्वेश्चन जो थे उससे हम देख लेते हैं। The first question was which state in India has recently launched the system of Aadhaar for lands? आपको याद है Aadhaar for lands का कंसेप्ट रिसेंटली असम के अंदर स्टार्ट किया गया है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन कौन से ऐसे लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं जो कि सेम एक्सिस ऑफ द सन एंड अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, तो कौन कौन से ऐसे एल पॉइंट्स हैं जो कि इसके बिल्कुल सेम होते हैं। तो आप जानते हैं कि L1 यहाँ पे प्रेजेंट होता है, L2 यहाँ पर होता है और L3 यहाँ पर होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप इसका एक्सेस लेंगे ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे L4 प्रेजेंट है और यहाँ पर L5 प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं सेम एक्सेस पे कौन कौन से हैं, वी हैव L1, वी हैव L2 एंड L3। द आंसर इज L1, L2, L3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मेन नेम ऑफ विजिल स्पेसक्राफ्ट, और कौन इसको लॉन्च कर रहा है। सबसे पहले कौन इसको लॉन्च कर रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो उसको लॉन्च कर रही है, और इसका मेन नेम क्या है, जो सोलर के डिफरेंट मिशन वगैरह है उसको प्रॉपर्ली स्टडी करना है। तो देखिए जैसे अगर ये अर्थ है, ये सन है, तो यहाँ पर जो विजिल है एक विजिल यहाँ पर L1 पे रहेगा और एक विजिल L5 के ऊपर रहेगा। तो एक तो डायरेक्टली उसको जो मतलब जो सामने से कोई भी रेडिएशन वगैरह आएगी उसको प्रॉपर्ली स्टडी करेगा, और सेकंड
कोई साइड से रेडिएशन आएंगे उसको प्रॉपर्ली स्टडी करेगा, और ये दोनों ही काम यहाँ पर जो विजिल स्पेसक्राफ्ट है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं जिसके अंदर अमेजन रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है। तो वी हैव, देखिए पैराग्वे और उरुग्वे ऐसी कंट्रीज जो कि साउथ के अंदर प्रेजेंट है, मतलब जो साउथ अमेरिका है उसके साउथ के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर पैराग्वे और यहाँ पर उरुग्वे है। तो हमारा अमेजन हमें पता है कि बिल्कुल टॉप के ऊपर प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर है। और एक फन फैक्ट ये है कि ये किसी भी कोस्टल एरिया को टच नहीं करता है। जैसे रिमेंबर, तो जितने भी बीच वाली कंट्री हो गए, अगर आपको साउथ अमेरिकन कंट्री के बीच वाले याद है तो बहुत ही इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। वी हैव पेरू एंड सुरिनेम, ठीक है, पेरू यहाँ पर प्रेजेंट है और सुरिनेम यहाँ पर टॉप पे प्रेजेंट है। Alright. The last question is the proposed reclining Buddha, जो कि रिसेंटली बुद्धा के अंदर बनाया जा रहा है, क्या ये फर्स्ट सच आइडल है जो कि रिक्लाइनिंग पोस्चर के अंदर है? द आंसर इज नो। ऐसे ये फर्स्ट नहीं है, ये लार्जेस्ट है। देखिए लार्जेस्ट, तो अगर लार्जेस्ट है इसका मतलब क्या है, और भी बहुत सारे ऐसे रिक्लाइनिंग पोस्चर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट उनमें से सबसे लार्जेस्ट जो है वो बुद्धा के अंदर रिसेंटली बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सारे के सारे क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस एंड कीप रिवाइजिंग। ठीक है, जो भी आपके पुराने पेपर्स वगैरह हैं, जो भी पुराने आपके बुक्स वगैरह हैं, जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं, जस्ट कीप देम रिवाइजिंग। किसी चीज को आपको छोड़ना नहीं है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है, अगर आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही हैं, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।